देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और शुरुआत करेंगे शतक आज तक के साथ। पश्चिम बंगाल में बढ़ा सियासी संग्राम। ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार। बर्दवान से देर शाम राकेश सिंह की हुई गिरफ्तारी। पामेला गोस्वामी ने राकेश पर लगाए हैं गंभीर आरोप। राकेश सिंह का बयान दर्ज कराना चाहती थी पुलिस। तय वक्त पर पेश होने के बजाय दिल्ली आ रहे थे राकेश, बीच में हुई गिरफ्तारी। राकेश सिंह ने कोलकाता पुलिस को ईमेल के जरिए दी थी दिल्ली जाने की जानकारी। 26 फरवरी के बाद पेश होने की कही थी बात। पुलिस ने राकेश के परिवार पर कसा शिकंजा। दोनों बेटों को काम में रुकावट डालने के आरोप में किया गिरफ्तार। भाइयों को हिरासत में लेने पर फूटा बहन का गुस्सा। कहा पुलिस ने षड्यंत्र करके मेरे भाइयों को किया किडनैप। कोयला तस्करी मामले में ममता की बहू रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ। टीएमसी ने बताया सियासी साजिश। हुगली में आज ममता बनर्जी की रैली। सोमवार को इसी जगह पर पीएम मोदी ने की थी रैली। चुनाव आयोग की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। आज है जयललिता की जयंती। शशिकला ने दी श्रद्धांजलि। लोगों की जबरदस्त भीड़। राहुल गांधी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान से गरमाई सियासत। बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। यूपी के सीएम योगी ने कहा विभाजनकारी राजनीति इनका संस्कार। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं पूरे भारत को मां के स्वरूप में देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर जताया ऐतराज। कहा बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी ने राहुल को कहा एहसान फरामोश। केरल के त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान। उत्तर भारतीयों की सियासी समझ पर उठाए सवाल। दक्षिण भारतीयों से बताया कमतर। केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी। कोल्लम में मछुआरा समुदाय के लोगों से मुलाकात। मछली का जाल निकालते तस्वीर सामने आई। लालकिला उपद्रव में आरोपी लखा सिधाना ने जारी किया नया वीडियो। भटिंडा रैली के लिए लोगों को कहा शुक्रिया। सिधाना ने अपने वीडियो में कांग्रेस और अकाली दल से मिली मदद को लेकर दी सफाई। कहा लोगों की भावनाओं की वजह से जुटी भीड़। कल भटिंडा में लखा सिधाना ने की थी रैली। कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज। लखा सिधाना पर है 1 लाख रुपए का इनाम। 26 जनवरी के बाद से है फरार। राजस्थान के सीकर में राकेश टिकैत का ऐलान। कृषि कानून वापस नहीं तो 40 ट्रैक्टर्स के साथ संसद मार्च। इक्यानवे दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। लंगर में गैस की जगह लकड़ी का हो रहा है इस्तेमाल। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने मनाया पगड़ी संभाल जट्टा दिवस। अजीत सिंह को किया याद। मेरठ में खेती कानून के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा। गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। बाराबंकी में आज होगी किसानों की महापंचायत। नरेश टिकैत मुख्य अतिथि। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को अदालत में किया पेश। कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी को 14 दिन के लिए भेजा जेल। टूलकिट मामले में दिशा रवि को 9 दिन बाद मिली जमानत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने की सरकार पर सख्त टिप्पणी। देर रात तिहाड़ जेल से निकली दिशा आज अपने घर जा सकती है बेंगलुरु। जमानत मिलने पर मां ने जताई खुशी। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोल। चंदौली में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में एंजल मॉल में छापेमारी। बिना लाइसेंस शराब परोसे जाने का आरोप। देश में कोरोना के 13,700 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 104 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों पर सख्ती। 72 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटीपीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री। ये आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू। 26 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आईएमए की बयानबाजी को बताया गैर जरूरी। रामदेव की कोरोना दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने को लेकर उठा था सवाल। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 7 दिन में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए मरीज।
महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में वायरस के 2 नए वेरिएंट मिले। साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के अब तक 6 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन विधानसभा में बिना मास्क के नजर आए विधायक। पंजाब के अमृतसर में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। हर रोज सामने आ रहे हैं 30 से 35 नए मरीज। पीजीआई चंडीगढ़ ने दी जानकारी, यूके स्ट्रेन के अब तक 55 मामले, पिछले 2 हफ्ते में बढ़े केस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर और इनोवा की टक्कर में 7 की मौत। बेकाबू टैंकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचा, नोएडा की तरफ से आ रही इनोवा में मारी टक्कर। जमशेदपुर में सड़क पर अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हमले के बाद ही बदमाश रहे मौके पर मौजूद आने जाने वालों को लाठी से भगाया। त्रिची में एयरपोर्ट के पास लावारिस बैग में मिली नवजात बच्ची, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। राजस्थान के पाली में चाय की दुकान में आग, 2 लोग झुलसे। अरुणाचल के दपोरजियो में बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई 30 दुकानें। राजस्थान के सीकर में बच्चों के झगड़े में बढ़ा बवाल, 2 गुटों के बीच झड़प। आरा में घर से बुलाकर युवक की हत्या, बाइक को लेकर विवाद का शक। यूपी के मैनपुरी में युवती की हत्या कर पेड़ से लटकाया शव, आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, विरोध करने पर किसानों पर चली लाठियां। उन्नाव केस की तीसरी पीड़िता को आया होश, पुलिस ने दर्ज किया बयान। पीड़िता के मुताबिक नहीं हुआ यौन उत्पीड़न। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा, वर्कमैन स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी, कई घंटे बंद रही लाइन। आंध्र प्रदेश में एक रीजनल चैनल के लाइव डिबेट में पैनलिस्ट ने खोया आपा, बीजेपी नेता को मारी चप्पल। वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी समर्थकों के बीच भिड़ंत, करीब 30 लोग जख्मी। शाहजहांपुर में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन। पठानकोट में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीएचयू में पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर जारी है छात्रों का धरना, कल बंद रखा था मेन गेट। भरतपुर में सेना में भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, कोरोना की वजह से ठप है रिक्रूटमेंट। बिहार के छपरा में 30 लाख की शराब बरामद, हरियाणा से लाई गई थी नशे की खेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में पिता पुत्र ने फांसी लगाकर दी जान, आर्थिक तंगी से थे परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शराब माफिया गिरफ्तार, 50 लाख नकदी और हथियार बरामद। लखनऊ में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली के गौतम नगर में 2 पुलिस वालों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल। बाड़मेर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमले के आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित का आरोप राम मंदिर चंदा लेने के चलते हमला। रेलवे टिकट की ब्लैक करने का इनामी मास्टरमाइंड, पुलिस के हत्थे चढ़ा, 1.5 लाख नकदी और हजारों की विदेशी करेंसी बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने एक दुल्हन को किया गिरफ्तार, अपने ही ससुराल में कराई थी लूट। जोधपुर में चिट्ठी के जरिए शिकायत भेजकर पीड़िता ने दर्ज कराया रेप का मामला, 3 युवकों पर लगाया रेप का आरोप। बेगूसराय में परीक्षार्थियों से भरी बुलेरो और बस की टक्कर, 4 की मौत, 4 घायल। गुवाहाटी में चलती एम्बुलेंस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची मरीज की जान। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। बिहार के बेगूसराय में लड़की को मैसेज भेजने को लेकर 2 गुटों में विवाद, होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या। खरगोन में पीट कर किसान की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। बिहार के हाजीपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान चली गोली, कॉन्ट्रैक्टर की मौत।
सबसे पहले बात अहमदाबाद की, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। लेकिन आज शुरू हो रहे डे एंड नाइट टेस्ट मैच की खास बात यह है कि आज मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन होना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की सैर करवा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे तो यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम उनके आने के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और एक बड़े क्राउड को उन्होंने यहां पर संबोधित भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आज से शुरुआत की जाएगी। यहाँ सबसे पहला मैच जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में डे नाइट खेला जाएगा और ये टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बस इंतजार है तो 3 बजने का, जब ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ होगा। हालांकि कोरोना का वक्त चल रहा है, जिसके चलते इसकी जो कैपेसिटी है उसको आधा कर दिया गया है, लेकिन ये भी यहाँ पे 55,000 लोग बैठकर क्रिकेट देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सुरक्षा इंतजामात है उसको पूरा कर दिया गया है। साथ ही जो तैयारियां है वो भी खत्म हो चुकी है। जो पिच है, पिच को भी लेवलिंग करने का जो काम है वो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है और पूरी तैयारियां यहाँ पे खत्म हो चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे जो क्रिकेटर्स है वो भी अपना जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो इसकी कई सारी खासियत है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं ये स्टेडियम में कहीं पर भी जब लोग आएंगे मैच देखेंगे तो पिलर बीच में नहीं आता है। जो ये पूरा स्टेडियम है ये पिलरलेस स्टेडियम बनाया गया है। 76 जितने इसमें वीआईपी कैबिन्स बनाए गए हैं। साथ ही ये पूरा जो स्टेडियम है अगर बारिश भी होती है तो जो ड्रेनेज सॉइल सिस्टम है उसके जरिए महज 30 मिनटों के अंदर ये पूरा स्टेडियम एक बार फिर खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगाई गई है जो कि डे नाइट मैच में आज जब पिंक बॉल से ये मैच खेला जाएगा तो उसका लुत्फ यहाँ बैठे जो क्रिकेट प्रेमी है वो जमकर उठा पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे थे हमारी इस रिपोर्ट में। और आज तीसरा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच यहीं पर खेला जाना है। लेकिन इससे पहले इस स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। खास मेहमान पहुंचने वाले हैं इस उद्घाटन के मौके पर। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसमें 1,10,000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। 63 एकड़ में फैला है मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में स्थित है। इससे पहले मीनाक्षी ने आपको बताया था कि कैसे यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने एक संबोधन दिया था। और तुलना हम आपको दिखा रहे हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि 90,000 की क्षमता रखता है। इस मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए गए हैं। बड़ा बनाने का आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और इस स्टेडियम को और भव्य रूप दे दिया गया है। ये एक विजन था प्रधानमंत्री का जिसे आगे किया है उनकी पार्टी ने। और आज ही यहां पर तीसरा और अहम टेस्ट मैच खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच। अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लगभग 2.25 घंटे बचे हैं उद्घाटन में। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, कई मायनों में मोटेरा स्टेडियम खास है। आज बेहद भव्य और एक तरीके से कहें कि अलग तरीके के उद्घाटन समारोह का आयोजन वहां पर किया गया होगा। किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रही हैं? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जो तैयारी है ये विश्व के सबसे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम के चुकी है। तो वहीं यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और यहाँ पे फिलहाल रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जब राष्ट्रपति कोविंद पहुंचेंगे तो इस स्टेडियम का आधिकारिक तौर पर देश को समर्पित किया जाएगा, राष्ट्र के नाम समर्पित किया जाएगा। तो वहीं के बीच में मैच खेला जाना है तो मैच में भी यहाँ पे जो लोग होंगे करीब 55,000 लोग यहाँ पे बैठकर मैच देख पाएंगे। कोरोना की वजह से जो इस ग्राउंड की कैपेसिटी 1,10,000 की है उसे कम करके
55,000 किया गया है। लेकिन वो लम्हा बेहद खास होगा जब यहाँ पे शाम के वक्त पे डे नाइट मैच को गोपी आपके पास हम लौटेंगे, आप नजर बनाए रखें। दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद होंगे, तब उद्घाटन भी इसका होगा। तो रंगारंग तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे। हुगली में वंदे मातरम भवन का हाल वाकई बदहाल है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को अच्छे से संभाला गया है। आज तक की टीम बंकिम चंद्र चटर्जी के पुश्तैनी घर पहुंची और विरासत की लड़ाई में विरासत को बिल्कुल जो रंग है वो काफी पुराना दिख रहा है, छतों की हालत बेहद खस्ता हाल है और सबसे बड़ी बात है कि रख रखाव की बेहद कमी यहां पर नजर आ रही है। बेतरतीब चीजें रखी हुई हैं, कोई भी चीज ढंग से यहां पर सही तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है, जबकि यह हेरिटेज भवन है और जहां पर वंदे मातरम की रचना का श्रेय दिया जाता है। कभी यहीं पर बंकिम चंद्र चटर्जी रहते थे, यहीं पर वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया गया था, लेकिन बंकिम चंद्र की जगह पर उनकी विरासत से जुड़ी कोई चीज नहीं है। इतना बड़ा काम जिस भवन में हुआ, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, वो ऐसी खस्ता हालत में है जहां पर कुछ भी नहीं है। बंकिम चंद्र की स्मृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। दीवारों की हालत खराब है, रंग उखड़ रहे हैं, स्विच बोर्ड की हालत खराब है। जो रख रखाव होना चाहिए था उसका 5% भी यहां पर हालत नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ कहने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर वंदे मातरम भवन है। यहाँ उनकी विरासत से जुड़ी सिर्फ एक चीज बची है, वो भी किस हाल में है ये भी देख लीजिए। ये जो कमरा है, यहां पर वो रहा करते थे। आनंद मठ लिखा उन्होंने, कई और साहित्य की रचना की, लेकिन इस स्थिति में, हालत में यह है कि यहां पर पर्यटक आए तो उन्हें बेहद मायूसी देखने को मिलेगी। अब एक चेयर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस चेयर पर बैठकर बंकिम चंद्र यहां पर बैठा करते थे। एकमात्र अगर स्मृति शेष इस भवन में बंकिम चंद्र का कुछ है तो ये चेयर है, लेकिन इसकी भी हालत बेहद खस्ता है। इसको रिस्टोर करने का कोई भी उपाय नहीं किया गया है। बदहाली की तस्वीरें तो अभी और बाकी हैं। वंदे मातरम रचने वाले बंकिम चंद्र की विरासत को कबाड़ खाने में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वंदे मातरम भवन के एक और कमरे की हालत में आपको दिखाता हूं। ये कूड़े का अंबार नजर आ रहा है, ये गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। यहां पर पूरी तरह से लग रहा है ये स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। पुराने खंबे, पुराने बोर्ड सब यहां पर पड़े हुए हैं। दीवारों की हालत में आप देख सकते हैं, यहां पर दीमक खाई दीवारें, स्विच बोर्ड पूरी तरह से टूटा हुआ है, मकड़ी के जाले भरे पड़े हैं। दीवारों पर रंग रोगन सालों से नहीं हुआ है, कहीं कहीं उचट भी रहा है रंग। ये स्विच बोर्ड देखिए किस खस्ता हाल में है, पूरे मकड़ी के जाले यहां पर भरे पड़े हैं। तो ऐसी हालत है उस वंदे मातरम भवन की जहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन के 5 वर्ष गुजारे। ये देखकर किसे दुख नहीं होगा। आखिरी बार 2008 में इसका रिनोवेशन हुआ था। क्या विरासतों की ऐसी अनदेखी होती है? वंदे मातरम भवन में तो बंकिम चंद्र की ये तस्वीरें भी ना होती। केयरटेकर ने खुद तस्वीरें खरीद कर लगाई है। देखिए, ये भवन जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि इस भवन में एक आर्ट गैलरी हो, लाइट एंड साउंड हो, या बंकिम चंद्र के समसामयिक बंकिम चंद्र की जो अभी जो है वो सब संग्रह करके यहाँ पर संग्रहालय किया जाएगा, लेकिन उस तो हुआ नहीं। ये जो आप चित्रवली देख रहे हैं, ये सब मैंने अपने रुपए खर्च करके ये लगाया है, क्योंकि जो परिदर्शक आते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं। बोला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बंकिम चंद्र को देखने के लिए। इसी बदहाली की बात तो पीएम ने हुगली में की थी, ममता सरकार की खिंचाई की थी, लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि वंदे मातरम की रचना वंदे मातरम भवन में नहीं हुई थी। इसे बंकिम चंद्र ने नैहाटी में लिखा था, जो उनका पैतृक घर है, और उनके पैतृक घर को बंगाल सरकार ने अच्छी तरह से संभाला है। हम उत्तर 24 परगना की इस जगह पर भी पहुंचे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अब बंगाल साहित्य के दिग्गज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाने लगी है। तृणमूल और बीजेपी के बीच में, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहकर तृणमूल पर निशाना साधा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आवास है उसका ठीक तरह से देखभाल नहीं हो रहा है, वही तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है ये कहते हुए कि नोईहाटी में जो उनका पैतृक आवास है उसका इतने दिनों से देखभाल पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। उल्टा
प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए तृणमूल ने यह कहा कि जो स्पीच उन्होंने हुगली में दिया है वो गलत है और वंदे मातरम का रचना हुगली में नहीं बल्कि उनके इस पैतृक आवास नैहाटी में हुआ है। नैहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी का पुश्तैनी घर बहुत बड़ा है। 2 बीघा जमीन पर बने इस घर में म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है। हमने बंकिम चंद्र का वो कमरा देखा जहां बैठकर उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। इसी वजह से अब टीएमसी खुद को डिफेंड कर रही है और प्रधानमंत्री पर पलटवार भी कर रही है कि प्रधानमंत्री ने गलत बात की है। बंकिम चंद्र का पैतृक आवास सरकार ने अच्छे से संभाला है। ये था पुराना बिल्डिंग और प्रेजेंट हालत क्या है आप तो खुद ही देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बताया। वो जो वंदे मातरम हाउस है वो भी अंडर द चुचुरा म्यूनिसिपैलिटी, उसको जो केयर टेकर है वो चुचुरा म्यूनिसिपैलिटी उसका सैलरी देता है। उसमें एक आर्ट फोरम है, हुगली चुचुरा आर्ट फोरम। हर साल वो उधर एक एग्जीबिशन होता है। 15 अगस्त उधर प्रोग्राम होता है। एवरी ईयर एवरी डे वो पब्लिक के लिए खुला है। प्रधानमंत्री आया, स्पीच दिया, लेकिन उधर जाने के लिए उसका कोई फुर्सत नहीं मिला। बंकिम चंद्र की इस विरासत को देखने बीजेपी के सांसद भी पहुंचे। उन्होंने ये बात मानी कि ये जगह वेल मेंटेन है, लेकिन इस पर और काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद से जुड़ी विरासत को तीर्थ स्थान की तरह बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्थिति बेहतर है, मैं बोलूँगा वेल मेंटेन है। और लेकिन हुगली वाला जो है और इसमें कंट्रोवर्सी है कि कहाँ पे वंदे मातरम का जो रचना हुआ। वंदे मातरम ऐसा एक मंत्र बना बाद में जो उसने पूरे देश को जगा दिया। उस हिसाब से हम अभी भी पीछे हैं। मुझे लगता है कि ये तीर्थ क्षेत्र जैसा एक बनना चाहिए। राष्ट्रवादी लोग जो है उनके लिए तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, लोग आने चाहिए। और एक बड़ा चीज यहाँ पे होना चाहिए कि इसको हम पूरे इंडिया के टूरिज्म के मैप में इसको लेके आए। इसी जगह पर 25 फरवरी को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत पर ये नई राजनीतिक लड़ाई है जिसमें चुनाव से पहले बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर दक्षिणी कोलकाता के ऑर्फनगंज इलाके में बीती रात नाटकीय एक मोड़ आया। इसी इलाके में बीजेपी नेता राकेश सिंह का घर है, जहां कल देर रात कोलकाता पुलिस पहुंची थी। कल रात ही पुलिस ने राकेश सिंह को बर्दवान से गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे को भी पुलिस साथ ले गई और ये सब उसी रोज हुआ जिस दिन अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में जांच की आड़ में जांच से जवाब दिया जा रहा है। ये बंगाल की लड़ाई का वो क्लाइमेक्स है जहां एक बहन चिल्ला रही है, एक बेटी बदहवास हो रही है, सवाल पूछ रही है कि उसके परिवार को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये अरेस्ट इसको नहीं बोलेंगे, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है आज। ये वो जंग भी है जहां पिता निशाने पर है तो सियासत के शोलों में बेटों को झुलसना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? बोल ना। किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? 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 और ये वो युद्ध भी है जहां आरोपों की जद गहरी हो रही है। खुद को बेकसूर और साजिश का शिकार होने का रोना रोया जा रहा है। এটা লজ্জা আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা। অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। ये वो लड़ाई भी है जहां सिनेमा से सियासत में आई एक महिला नेता अपनी ही पार्टी के नेता पर साजिश का आरोप लगा रही है।
जी हाँ, पामेला गोस्वामी ने जिस विवाद की परतें खोली, उसकी चपेट में राकेश सिंह और उनका परिवार आ गया। कल देर शाम कोलकाता पुलिस राकेश सिंह के घर पहुंची। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एंटी राउडी सेक्शन ने पूरे घर की तलाशी ली। राकेश नहीं मिले तो उनके 2 बेटों को साथ ले गई। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं? पुलिस भाई को लेकर जाने लगी तो राकेश सिंह की बेटी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी। राकेश सिंह की बेटी सवाल पूछ रही है कि आखिर किस बिनाह पर उनके भाइयों को पुलिस ले गई। दिस वॉज नॉट अरेस्ट, ये अरेस्ट इसको नहीं बोले, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है। आज धक्का मार के मेरा भाई बहुत रेजिस्ट किया। उधर कल आधी रात कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को पूर्वी बर्धमान के गलसी थाना इलाके में NH2 से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राकेश सिंह साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट করতে আমার পার্টি কাজে। राकेश और उनका परिवार बेगुनाही के दावे कर रहा है, लेकिन राकेश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगाया है। राकेश बीजेपी से जुड़े हैं, पामेला भी बीजेपी से जुड़ी है। दोनों एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रही है, लेकिन असली ट्विस्ट तो इनकी टाइमिंग को लेकर है। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ हुई और शाम ढलते ढलते राकेश सिंह के घर कोलकाता पुलिस ने धावा बोल दिया। तो क्या बंगाल में जांच की आंच में विरोधियों को झुलसाने वाली सियासत हो रही है? अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। राकेश सिंह की बेटी सिमरन ने आज तक से बात की और कोलकाता पुलिस को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। सिमरन है राकेश सिंह की बेटी, कल रात से काफी आप सोई भी नहीं है, जो आपको देख के लग रहा है, आप बता भी रही थी। तो अभी आप लोगों की क्या प्रक्रिया होगी, अब आप क्या करेंगी? अभी सर हम लोग कोर्ट में मेरे भाई और मेरे पापा की पेशी है, अभी वहाँ पे जाएंगे। अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। वी ट्रस्ट इन लॉ। अब देखिए, कानून पे भरोसा है। अब जज हैं, सही जो भी है राइट, हम जो सही होगा वही होना चाहिए। उनको NDPS एक्ट, मेरे भाई है, मेरे पापा का कोई गलती नहीं है। ये फॉल्स केस में जबरदस्ती एलिगेशन लगाया जा रहा है पापा के ऊपर और मेरे भाइयों के ऊपर। मेरे भाइयों को तो लिटरली किडनैप करके यहाँ से लेके गया जबरदस्ती, इतना कुछ, इतना कोऑपरेट करने के बाद। और मेरे पापा को ये पहली बार नहीं कि ये लोग फॉल्स केस में पापा का नाम खराब करने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये ऐसे पहले बहुत बार हुआ है और इस बार भी मेरे पापा जैसे शेर जैसे निकलते हैं, इस बार भी वैसे ही। जो आपके भाइयों पर आरोप है वो आरोप है कि पुलिस के काम में बाधा दी, और आपके पिता पर जो आरोप है वो है NDPS एक्ट, ड्रग का केस का आरोप है। मेरे भाइयों ने क्या बाधा दी है तो पुलिस को खुद नहीं पता, वो तो खुद नहीं बता पा रहे हैं। मेरा भी तो यही क्वेश्चन है कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि कोई बाधा दी है, व्हाट टाइप ऑफ बाधा, क्या बाधा, उनको खुद नहीं पता है सर वो क्या बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सब मीडिया वाले थे, सारी CCTV फुटेज है। इसमें एक विजुअल्स में आ रहा है जब वो पूछे आप क्यों घुसना चाह रहे हैं, क्या ये एक कहासुनी हो रही थी सर। अब देखिए, ये मेरा लीगल राइट है कि आप अगर मेरे घर में घुसना चाहते हैं तो आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सर्च वारंट या एक लेटर। ये मेरा राइट है, मेरे घर में घुसने के पहले आपको देना पड़ेगा। और इसमें आई डोंट थिंक सो कोई बाधा है। आप अपने घर में किसी को अलाउ करेंगे, कोई पुलिस को बिना सर्च वारंट? उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। वहीं राकेश सिंह पर बंगाल बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी ने फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन कोलकाता पुलिस के एक्शन पर राकेश सिंह के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। राकेश सिंह के बेटे और पुलिस कर्मियों के बीच कल रात जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखी। परिवार वाले बेहद नाराज नजर आए। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? बोल ना, किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? 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 क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस
किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है? बोल ना, किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है? 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 तो बंगाल की चुनावी जंग लगातार तेज होती जा रही है। हुगली में जहां पीएम मोदी ने रैली की, उसी मैदान में आज ममता बनर्जी रैली करने जा रही हैं। तो जहां जहां जिस तरह की ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, हर रोज इसमें जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जहां रैली कर चुके हैं, आज जब ममता बनर्जी वहां मौजूद होंगी तो वो किस तरह से हमला बोलती हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। हुगली से आपने सुनी प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। हुगली से आज आप सुनेंगे ममता दीदी की दहाड़। जंगे बंगाल में आज हुगली अध्याय के पन्ने खुलेंगे। तो जहां जहां हम वहां की जंग का नया मोर्चा दिखेगा। तो डाल डाल मैं पात पात के अंदाज में आक्रमण होंगे। जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। सोमवार को जिस जमीन से मोदी ने चुन चुन कर हमले किए थे, आज उसी मैदान में ममता बनर्जी का मंच सजा है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। हुगली पर जबरदस्त हंगामा है। ठीक 48 घंटे बाद ममता बनर्जी उसी डनलप मैदान में डटने जा रही हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी का हल्ला बोल हुआ था। टीएमसी के इस काउंटर अटैक की वजह भी जान लीजिए। 2019 में बीजेपी ने हुगली लोकसभा सीट टीएमसी से झटक ली थी। जिस सिंगूर में ममता का सियासी उदय हुआ था, वो हुगली में ही आता है। हुगली दक्षिण बंगाल का हिस्सा है, जहां के 4 जिलों में शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। हुगली में 16% मुसलमान हैं, जिन पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का असर है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने इस बार दक्षिण बंगाल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। हुगली अभी तक टीएमसी का सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब हालात अलग हैं, सियासत अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने समीकरण बिगाड़े, टीएमसी का वर्चस्व तोड़ा, और ये हालात सिर्फ हुगली में ही नहीं, पूरे बंगाल के हैं। तभी तो जहां जहां मोदी, शाह, नड्डा, वहां वहां ममता के कार्यक्रम हो रहे हैं। एक बानगी तो आप आज हुगली में ही देख लेंगे। कुछ मिसालें आपको और दिखाते हैं। पहले अमित शाह ने रोड शो किया तो ममता बनर्जी पदयात्रा पर उतरी। पूर्व मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी ने रैली की तो उनके घर कांटी में अभिषेक बनर्जी की सभा हुई। ठाकुर नगर पहले अमित शाह की रैली हुई, अगले ही दिन अभिषेक बनर्जी का रोड शो हुआ। दक्षिण कोलकाता शुभेंदु ने टालीगंज से हजारा तक रोड शो किया तो टीएमसी ने पदयात्रा निकाली। दक्षिण 24 परगना अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा निकाली तो ममता ने जनसभा की। दक्षिण 24 परगना जेपी नड्डा ने डायमंड हार्बर में रैली की तो अभिषेक बनर्जी ने भी वहां रैली की। बंगाल की लड़ाई अब उस मोड़ तक पहुंच गई है जहां नहले का जवाब दहले से दिया जा रहा है। इस युद्ध में अब कोई अस्त्र अछूता नहीं रहा। रोज बयानबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बंगाली अस्मिता संस्कृति पर भी संग्राम हो रहा है। सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक। बात अब राहुल गांधी की करेंगे, जिनके एक बयान से एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। केरल में जाकर राहुल ने उत्तर और दक्षिण के लोगों की ऐसी अजीब तुलना की कि वो बीजेपी के रडार पर आ गए। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल के बयान को विभाजनकारी सोच वाला बताया और कांग्रेस के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to
a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues. इरादा तो वायनाड में तालियां बटोरने का था, लेकिन राहुल गांधी ने विरोधियों को सवालों के तीर बरसाने का मौका दे दिया। दक्षिण की तारीफ उत्तर के लिए ताना बन गई। वायनाड पर प्यार बरसाया तो अमेठी की आन पर प्रहार बन गया। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कहा। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States, and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. बस ऐसे कहते ही राहुल गांधी फंस गए। बीजेपी ने राहुल गांधी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी पर उत्तर बनाम दक्षिण पर बंटवारा पॉलिटिक्स के इल्जाम लगने लगे। सबसे मुखर हमला स्मृति ईरानी ने किया, जिन्होंने गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रही अमेठी को राहुल गांधी से छीन लेने में कामयाबी हासिल की थी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है, और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है। राहुल गांधी ने केरल के मतदाताओं की सियासी समझ को सराहा। किसी की सराहना करना गलत बात नहीं, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत के अनुभवों से जोड़ने की गलती कर दी। बीजेपी ने इस मौके को फौरन लपक लिया। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए, तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है, और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज के बारे में एक दूसरे से बांटा है इन्होंने, और अपनी समझ की चीजों को दुनिया पर थोपने पर आमादा किया है। राहुल गांधी का ये बयान जोखिम भरा था और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर भारत में औंधे मुंह गिर चुकी कांग्रेस दक्षिण के भरोसे खड़ी नहीं हो सकती। राहुल गांधी वायनाड में भले और मजबूत हो जाएं, लेकिन कांग्रेस को ऐसे बयान और कमजोर ही करेंगे। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्मिथन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।